सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ही ठीक हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली में सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। और सर आप कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक आपकी फैमिली का सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, और जो स्टोरी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है बाबा। आइए आपको मिलवाता हूँ सबसे पहले बाबा के पिताजी से, उनका नाम है चंपक लाल। आइए मिलते हैं चंपक लाल जी से। और भाई चंपक लाल जी कैसे हैं आप। चंपक लाल जी कह रहे हैं मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरा ये जो बेटा है ना बाबा, ये बहुत नालायक है, निहायत ही नालायक है। ये कोई काम धाम नहीं करता, इसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, और अभी तक ये कोई काम धाम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, कुछ पैसे नहीं कमाता। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कभी अपने पैरों पे खड़ा होगा। कौन बाप अपनी बेटी का हाथ मेरी बेटी के हाथ में देगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बाबा जो है, बाबा बहुत ही नालायक होता है। बस रोजाना सुबह उठता है और घर के पड़ोस में एक जिम है, वो सारा दिन अपना सारा समय जिम में ही खराब करता है। एक दिन क्या होता है, चंपक लाल जी के मन में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस नालायक बेटे को सही ट्रैक पर लाके ही रहेंगे। और उसी दिन जब शाम हो जाती है, और शाम को जब बाबा घर पर लौट कर आता है, तो चंपक लाल जी बहुत ही गुस्से में होते हैं और चंपक लाल जी कहते हैं, बाबा अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो तुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अरे जाके कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले। तो यहाँ पे जो बाबा है, बाबा कहता है नौकरी, और वो भी मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा। अपन धंधा करेंगे, धंधा, और धंधा के लिए भांडवल चाहिए, भांडवल बोले तो कैपिटल। तो यहाँ पे जो चंपक लाल जी हैं, चंपक लाल जी हंसते हैं और उससे कहते हैं, तेरे बाप ने कभी धंधा किया है, कैसे कर पाएगा तू धंधा। तो यहाँ पे जो बाबा है, बाबा कहता है 50 आइडिया चल रहे हैं मेरे दिमाग में, 50 आइडिया, बोलो 1 लाख रुपए देते हो क्या। तो यहाँ पे जो चंपक लाल जी हैं वो उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं और उससे कहते हैं, तेरा जो मन में आता है वो तू कर, 1 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने तुझे कुछ नहीं दूंगा। इसके बाद 1 लाख रुपए वो ले लेता है। अगले दिन बाबा कुछ सोच रहा होता है कि भाई कौन सा व्यापार करें। उसके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है, और इसी के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब स्टेशनरी का व्यापार करेगा। यही सोच के वो चल देता है और फिर बरेली के एक स्टेशनरी सप्लायर के पास जाता है और वहां से 1 लाख रुपए की बहुत सारी स्टेशनरी खरीद लेता है। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो स्टेशनरी है उसके ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे गुड्स। अब ये गुड्स क्या होता है, देखो बिजनेसमैन जिस भी चीज़ में डील करता है, बिजनेसमैन जिस भी चीज़ का व्यापार करता है, तो जिस भी चीज़ का वो व्यापार करता है वो चीज़ उसके लिए गुड्स कहलाई जाती है। यहाँ पे ये जो बाबा है, बाबा स्टेशनरी का व्यापार करने जा रहा है, तो जो स्टेशनरी है वो बाबा के लिए गुड्स है। अब जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप बहुत सारी शॉप्स देखते हो। अब आप किसी फर्नीचर की शॉप में जाते हो तो जो बहुत सारा आपको फर्नीचर वहाँ पे दिखता है, तो जो फर्नीचर है वो उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स होता है। लेकिन यहाँ पे अब अगर बाबा की शॉप में जाओगे आप, तो बाबा की शॉप में आपको स्टेशनरी देखने को मिलेगी, वहाँ पे कुछ फर्नीचर भी होगा कस्टमर को बैठाने के लिए। तो वहाँ पे जो कस्टमर को बैठाने के लिए जो भी फर्नीचर होगा, तो वो जो फर्नीचर है वो फर्नीचर इस बाबा के लिए गुड्स नहीं है, वो जो फर्नीचर है इस बाबा के लिए असेट्स है। बाबा के लिए जो गुड्स हैं वो है उसकी स्टेशनरी। अब यहाँ पे गुड्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो गुड्स है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो जब भी आप बड़े हो जाओगे, आप सीए बनने के बाद या जब आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करोगे, तो जो भी बिजनेसमैन होंगे उनका आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करोगे। कभी ना कभी बिजनेसमैन को जरूरत पड़ जाती है किसी ना किसी एक्ट में, किसी ना किसी कानून में रजिस्ट्रेशन करवाने की। अब भाई गवर्नमेंट क्यों इतना इंसिस्ट करती है, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि भाई आप इस एक्ट में, इस लॉ में, जीएसटी लॉ में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्यों गवर्नमेंट कहती है? क्योंकि भाई इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि मान लो ये जो 1 लाख रुपए के इसने गुड्स खरीदे हैं, इस पे मान लो 10,000 रुपए का टैक्स होता है। यानी कि जो बाबा है ये 90,000 रुपए पे करता है, साथ में 10,000 रुपए टैक्स के पे करता है। और ये जो आपको सप्लायर दिख रहा है, ये बाबा से 10,000 रुपए चार्ज करता है और साथ में उसको गवर्नमेंट को जमा करा देता है। अब यहाँ पे बाबा जो है, जो इसने 1 लाख रुपए के गुड्स इसने खरीदे हैं, मान लो ये अपने कस्टमर्स को सारे के सारे जो 1 लाख रुपए की स्टेशनरी है सब बेच देता है, कितने में, 1,40,000 में। और यहाँ पे जो इसका टैक्स है, टैक्स वो चार्ज करता है अपने कस्टमर से। जैसे कि जो भी ये स्टेशनरी बेचेगा उस पर टैक्स लगाएगा, टैक्स चार्ज करेगा उससे, ठीक है, तो इसकी सारी कमाई होगी। और ये जो 14,000 है इसको ये गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना आप, अगर यहाँ पे बाबा रजिस्टर्ड होगा, अगर जीएसटी में इसका रजिस्ट्रेशन होगा,
तो बाबा को यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, बाबा को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है पहले, 14,000 माइनस 10,000 यानी कि सिर्फ 4,000 रुपये पे कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि भाई 10,000 रुपये आप पहले ही पे कर चुके हो, 10,000 रुपये आपने पहले ही सप्लायर को पे कर दिए और इस सप्लायर ने हमें गवर्नमेंट को यानी कि जमा करा दिए हैं पैसे। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा 14,000 रुपये सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे ही बेनिफिट होते हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे तो आप वहाँ पे और एडवांस में बहुत डिटेल में सीखोगे इस सब के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पे आपको इनवॉइस दिख रहा होगा, इसको हम लोग बिल भी बोलते हैं। अब ये इनवॉइस जो होता है, बिल होता है, एक तरीके से सबूत होता है। जब भी अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो इस इनवॉइस को देख कर रिकॉर्ड करता है। इस इनवॉइस में सब कुछ लिखा होता है, भाई टैक्स कितना है, अमाउंट कितना है, सारी डिटेल इसमें, कितने केजी का है, कितना क्या क्या है, सब कुछ जो भी प्रोडक्ट की डिटेल होती है वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेड। अब मान लो ये जो बाबा है और ये जो सप्लायर है, इन लोगों के बीच में बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और बाबा उधार में गुड्स खरीदता है। तो उधार में जब ये व्यक्ति से गुड्स खरीदता है, सप्लायर से गुड्स खरीदता है, तो इसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखो गुड्स की बात हो रही है, जब ये गुड्स उधार में खरीदता है तब यहाँ पे इसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। अगर मान लो ये पैसे उधार में लेता है तो भाई ये बोरोवर होता है और ये लेंडर होता है। अब भाई इसी के साथ आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं, जल्दी से बेसिक बातें खत्म करते हैं क्योंकि भाई पीसीएम वाले भी हो सकता है आप में देख रहे हो आप में से, ठीक है। अब बाबा के पास 1 लाख रुपए थे। अब वो क्या करता है, अब वो एक किराए की दुकान लेता है। ये जो आपको शॉप दिख रही है ये किराए की शॉप है। इसके ऊपर एक बोर्ड लगाता है वो बाबा स्टेशनरी वाला, यानी कि जो शॉप है, शॉप का नाम है बाबा स्टेशनरी वाला। और यहाँ पे वो जो अपना बिजनेस है वो शुरू कर देता है। यहाँ पे वो 1 लाख रुपए के जो गुड्स होते हैं उसमें से कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको वो 1,20,000 रुपए में बेच देता है। अब ध्यान रखना, 1 लाख रुपए के उसने गुड्स खरीदे थे, जिसमें से 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक अभी भी उसके दुकान में पड़ा हुआ है। यानी कि 1 लाख रुपए का उसने गुड्स खरीदे, उसमें से 20,000 रुपए की जो स्टेशनरी है वो अभी भी उसकी दुकान में पड़ी हुई है। यानी कि उसने 80,000 की स्टेशनरी बेच दी है। कितने रुपए में? 1,20,000 रुपए में। यानी कि इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आया है? 40,000 इसका प्रॉफिट आ चुका है। अब होता क्या है, अभी जो इसकी जो शॉप है, इस शॉप का जो ओनर है वो इसके पास आ जाता है और इससे कहता है भाई निकाल 10,000 रुपये किराया निकाल भाई। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये किराया है वो भी दे देता है। तो इसका जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कितना आता है? इसका प्रॉफिट आता है 30,000। अब भाई ऐसे ही बहुत सारा समय तक चलता रहता है। आज बाबा के पास एसी है, कंप्यूटर है, अब बाबा अमीर हो चुका है। आज एक सुंदर सी उसकी वाइफ भी है जिसका नाम है बुलबुल, और एक बेटा भी है जिसका नाम है चुलबुल, और उसने साथ में ही एक कार भी ले ली है लोन पर। तो भाई ये थी बाबा की कहानी। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। अब देखो बाबा का प्रॉफिट कितना आया था? बाबा का प्रॉफिट आया था 30,000 रुपये। अब बाबा पहले नालायक था, अब वो लायक हो चुका है, अब वो प्रॉफिट कमाता है। पहले वो कुछ नहीं कमाता था, अब वो 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमा चुका है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो भी बाबा ने पीछे बिजनेस एक्टिविटीज़ करी हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करी? पहले उसने गुड्स खरीदे, फिर गुड्स उसने बेचे, शॉप रेंट का पेमेंट किया। ये जो भी उसने बिजनेस एक्टिविटी करी हैं, या मैं कह सकता हूँ जो भी उसने कर्म किए हैं, इन सारे कर्म को बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस। अब श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो कहते हैं कि हर कर्म अपना परिणाम साथ में लेके चलता है, ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन अपना परिणाम साथ में लेके चलता है। और जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शन का जो परिणाम निकल के आता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका जो रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। अब यहाँ पे कर्म क्या है और उसका परिणाम क्या है, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हुई हैं और यहाँ पे रिजल्ट्स क्या हैं। तो भाई यहाँ पे 1,20,000 रुपये के जो गुड्स उसने बेचे हैं, ये एक एक्टिविटी है, यानी कि ये एक कर्म है। ऐसे ही उसने जो गुड्स खरीदे, ये भी एक कर्म है, ये भी एक एक्टिविटी है। शॉप रेंट का उसने पेमेंट किया, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है और ये जो प्रॉफिट है, ये रिजल्ट है, ये एक परिणाम है। अब उसने 1 लाख रुपए के गुड्स उसने पहले खरीदे थे, उसमें से 80,000 के उसने बेच दिए। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि भाई 20,000 का उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा है। और जितनी भी इसने सारी एक्टिविटी करी है, जितनी भी सारी इसने कर्म किए हैं, उसका परिणाम आया कि इसका प्रॉफिट इतना आया है। तो यहाँ पे अकाउंट्स में जो कर्म होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जो परिणाम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। अभी जो इवेंट है इसके कई सारे मीनिंग है।
जैसे कि साल में आपका एक बार बर्थडे आता है, आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो, तो वो क्या होता है, वो एक इवेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में इवेंट का कुछ और ही मतलब है। यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या है, जैसे साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, तो जो 31 मार्च होती है उसको हम लोग इवेंट मानते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है, क्लोजिंग स्टॉक आया है, ये साल के एक दिन को निकाला जाता है, 31 मार्च को निकाला जाता है, तो इसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, गॉड फॉरबिड, बिजनेस में कई बार कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। कोई बहुत ख़राब दिन होता है जहाँ पे बिजनेस में मान लो गॉड फॉरबिड कभी चोरी हो जाती है या कभी आग लग जाती है। तो ये जो चोरी लग जाती है, आग लग जाती है, ये भी एक इवेंट बन जाता है। अब हम लोग बुक में रीड करते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन इवेंट क्या क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो भी उसने परचेस किया, सेल किया, शॉप रेंट का पेमेंट किया, यानी कि जो भी बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जो भी उसने एक्टिविटी करी, यानी कि वही इकोनॉमिक एक्टिविटी। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब जो भी ये ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे कि जो भी उसने माल खरीदा उसके साथ एक बिल होगा, तो इन सब का हर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि भाई हर कोई जो बिजनेस करता है उसे भैया जानना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस से उसे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, और उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि भाई बिजनेस में क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यहीं आगे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग हेल्प्स टू डेवलप यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूजिंग दीज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अभी जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग पूरे साल भर होती है, उसके साथ हमारा एंड में, साल के एंड में हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, तो वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बेसिस पे जो भी बिजनेसमैन होता है वो डिसाइड करता है कि भाई बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या बिजनेस हमें चालू रहने देना चाहिए या बिजनेस को हमें बंद कर देना चाहिए। इसके बाद लिखा है, ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब व्यापार, यानी कि जब भी कोई दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा होता है। अब यहाँ पे लौट के आओ, यहाँ पे कहाँ पे लेन देन हो रहा है, तो भाई गुड्स बेचें तो वहाँ पे लेन देन हो रहा है, गुड्स परचेस करने पे लेन देन हो रहा है, शॉप रेंट में लेन देन हो रहा है। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, प्रॉफिट है, ये अपने आप आ गया है, यहाँ पे कोई लेन देन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, भाई कहाँ पे एक्ट परफॉर्म हो रहा है, यानी कहाँ पे कर्म हुए हैं, तो आप जानते हो कहाँ कर्म हुए हैं। एन एग्रीमेंट, अब जो भी उधार में गुड्स जब सेल करते हैं या उधार में गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, तो उसकी बात करी गई है। व्हाइल इवेंट इज यूज्ड टू मीन अ हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब कोई भी घटना घट जाना, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सब घटनाएं। और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिजल्ट, यानी कि जो भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनका जो परिणाम आता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट आर ट्रांजेक्शंस, व्हाइल अर्निंग ऑफ सरप्लस, इन्वेंट्रीज इन हैंड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। तो भाई ये था आपका ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूँ। अब यहाँ पे बाबा पहले नालायक था, अभी क्या करता है, अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता है। अब क्या है, पहले ये सिंगल लड़का था, पहले इसकी शादी नहीं हुई थी, पहले ये नालायक था। अब इसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग भांडवल बोलते हैं। अब इसने जैसे ही अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, अब क्या है, अब ये सिंगल नहीं है, अब ये नालायक नहीं है, अब ये प्रोप्राइटर बन चुका है। तो बिजनेस में जो भी बिजनेस का मालिक होता है उसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं। इसके बाद अब जब भी कभी भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, यानी कि अपनी फैमिली के लिए, जब भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने बिजनेस से जब भी कभी भी ये पैसा निकालता है या कभी भी एक गुड्स निकालता है, यानी कि स्टेशनरी निकालता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो इसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, एसी दिख रही है, कार है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, इन सबको हम लोग असेट्स बोलते हैं। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई, जैसे कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो भाई वो कहता है मेरे पास माँ है। तो यहाँ पे जो भी ये संपत्ति है, यानी कि संपत्ति से पता लगता है कि जो बिजनेसमैन है कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी औकात क्या है। तो यहाँ पे जो भी संपत्ति है, संपत्ति में क्या क्या आता है, एसी आती है, कार है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, ये सारी की सारी संपत्ति है, इसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। अभी जो कार है, कार असेट है, लेकिन कार के ऊपर जो लोन है, लोन को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोन है और ये जो क्रेडिटर है, इन सबको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, या हम कह सकते हैं दायित्व, यानी कि बिजनेस की जो भी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस को जो भी पेमेंट करना है फ्यूचर में, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज।